हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड लाप्लास इक्वेशन। इसमें इस यूनिट को शुरू करने से पहले हमको कुछ ज्योमेट्रिकल नोटेशन सीखनी पड़ेंगी, जो पूरी यूनिट में यूज होंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये सारी नोटेशंस मैं समझाऊंगा आपको, आपको याद भी हो जाएंगी। पर फिर भी एक बार क्लास ख़त्म होने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि दिमाग में सेट हो जाए। तो देखो, सबसे पहली ज्योमेट्रिकल नोटेशन है आर की पावर एन। आर की पावर एन का मतलब है एन डायमेंशनल, एन डायमेंशनल, एन डायमेंशनल रियल यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है, ये एन डायमेंशनल होगा, एन डायमेंशनल रियल यूक्लिडियन स्पेस। और आर की पावर अगर वन हो तो सिर्फ आर होगा, रियल लाइन। आर की पावर एन हो तो एन डायमेंशनल रियल यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है। ई आई, आईएथ स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर, मतलब आई पोजीशन पे, आईएथ पोजीशन पे वन होगा, बाकी सब जगह जीरो। सो ई आई क्या है? आईएथ स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर, मतलब आईएथ पोजीशन पे वन होगा, बाकी सब जगह जीरो। वन ऑन द आईएथ स्लॉट। सो ये था ई आई। सो तीनों याद हो गई। आर की पावर एन, एन डायमेंशनल रियल यूक्लिडियन स्पेस। आर की पावर वन, रियल लाइन। और ई आई, आईएथ स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर, मतलब आईएथ स्लॉट में वन, बाकी सब जगह जीरो। अ टिपिकल पॉइंट एक्स इन आर की पावर एन। अब आर की पावर एन तो देख लिया, एन डायमेंशनल रियल यूक्लिडियन स्पेस। अगर इसमें कोई पॉइंट हो एक्स, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? उसको ऐसे दिखाएंगे एन टपल्स की फॉर्म में, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन। ठीक है। समटाइम्स वी रिगार्ड एक्स एज रो और कॉलम वेक्टर। हम इसको रो वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और कई बार हम इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में भी दिखाते हैं। आर प्लस की पावर एन, आर प्लस की पावर एन, मतलब ओपन अपर हाफ स्पेस, ओपन अपर हाफ स्पेस। आर प्लस की पावर एन, इसको हम बोलते हैं ओपन अपर हाफ स्पेस। ठीक है। इस ओपन अपर हाफ स्पेस का क्या मतलब है? मतलब जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे वे सारे ग्रेटर देन जीरो होंगे। आर की पावर एन है, तो इसमें एन टपल्स टाइप का होगा एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, बिलोंग टू आर की पावर एन। और इस प्लस का मतलब है कि जितने भी ये एलिमेंट्स है एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, ये सारे जीरो से बड़े होंगे, स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू जीरो भी नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। इसको हम बोलते हैं ओपन अपर हाफ स्पेस, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन जीरो हो, और पावर एन है तो सारे एन टपल्स की फॉर्म में होंगे। अच्छा, खाली आर प्लस हो तो मतलब एन वन है, तो खाली एक एलिमेंट होगा टप्पल में। सो एक्स बिलोंग टू आर, जैसे इसमें एक्स बिलोंग टू आर की पावर एन था, तो इसमें होगा एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और जो ये एक एलिमेंट जो ये बताया गया है एक्स बिलोंग टू आर, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ये एक एलिमेंट नहीं है, इस एक्स का मतलब है ये वेरिएबल एक्स है, कि कोई भी रियल नंबर हो, बस जीरो से बड़ा होना चाहिए। आर प्लस का ये मतलब है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। सो दिस इज आर प्लस, एक्स बिलोंग टू आर, एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो छह नोटेशन हमारी हो गई। अब सेवंथ नोटेशन देखिए। इस पूरी यूनिट में अगर हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल यू, कैपिटल वी, कैपिटल डब्ल्यू, इसका क्या मतलब है? ओपन सबसेट्स ऑफ आर की पावर एन। ये सारे ओपन सबसेट्स हैं आर की पावर एन के। ठीक है। कहीं भी हम पूरी यूनिट में कैपिटल यू, कैपिटल वी, कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा ओपन सबसेट्स ऑफ आर की पावर एन। ठीक है। आर की पावर एन का मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एन टपल्स की फॉर्म में होंगे। तो ये हो गई यू वी डब्ल्यू की बात। अब कर्ल यू, कर्ली 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 यू, ऐसे बोलो। ठीक है। कर्ल यू इज इक्वल टू बाउंड्री ऑफ यू। इसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री ऑफ यू। यू के ऊपर बार, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर ऑफ यू। ठीक है। ये तो हो गई बाउंड्री ऑफ यू, और ये हो गई क्लोजर ऑफ यू। क्लोजर ऑफ यू का मतलब क्या होता है? यू पूरा सेट, पूरा का पूरा, और साथ में बाउंड्री ऑफ यू। ठीक। तो इसका मतलब हो गया यू क्लोजर।
क्लोजर का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सेट, साथ में उसकी बाउंड्री भी इंक्लूडेड। अब 10th पॉइंट देखिए, अ टिपिकल पॉइंट इन आर की पावर n प्लस वन विल बी ऑफन डिनोटेड एज। आर की पावर n प्लस वन का कोई पॉइंट हमको दिखाना हो, आर की पावर n का तो दिखाना आ गया कि एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन टपल्स की फॉर्म में, एन टपल की फॉर्म में लिखना है। आर की पावर n प्लस वन का कोई एलिमेंट डिनोट करना हो तो उसको कैसे करेंगे? मान लिया y है आर की पावर n प्लस वन में, तो y को हम कैसे दिखाएंगे? x कोमा t की फॉर्म में। और जहां पे x क्या है, वही n टपल पूरा का पूरा, x1 x2 अप टू xn कोमा t। ठीक है, ऐसे हम दिखाएंगे कोई भी एलिमेंट अगर हमने आर की पावर n प्लस वन की फॉर्म में, आर की पावर n प्लस वन में दिखाना हो तो y is equal to x comma t where x is equal to x1 x2 to xn comma t, and we usually interpret t is equal to xn plus 1 which is equal to time। मतलब ये जो t लिया है ये किसके इक्वल है? कुल मिला के xn प्लस वन के, xn तक तो ये हो गए, और ये tth जो है, ये जो t लिखा हुआ है ये है xn प्लस वन के इक्वल, और इसको टाइम टाइम के इक्वल बोलते हैं। मतलब ये टाइम है जो ये t लिखा गया है। तो आर की पावर n प्लस वन में लिखना हो तो x कोमा टी। नाउ 11th पॉइंट, अ पॉइंट x बिलोंग टू आर की पावर n विल बी समटाइम्स रिटन एज। अच्छा, जैसे हमने इसको लिखा आर की पावर n प्लस वन वाले एलिमेंट को, ऐसे ही हम आर की पावर n के एलिमेंट को भी ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? x डैश कोमा एक्स एन, जहाँ पे x डैश क्या है, x1 x2 टू एक्स एन माइनस वन, और कोमा एक्स एन, क्योंकि n तक लेके जाना ना, क्योंकि आर की पावर n से बिलोंग कर रहा है ये, बिलोंग टू आर की पावर n माइनस वन। और ये जो x डैश है, x1 x2 टू एक्स एन माइनस वन, ये किसको बिलोंग करता है? आर की पावर n माइनस वन को। 12th पॉइंट है बी एक्स कोमा आर। बी एक्स कोमा आर का मतलब है बॉल विद सेंटर x एंड रेडियस r। सही नहीं बना, ये सर्कल है और ये सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ये है पॉइंट x और ये है रेडियस r। ठीक है, क्लोज बॉल, क्लोज्ड बॉल इन आर की पावर n विद सेंटर एट x एंड हैविंग रेडियस r ग्रेटर देन जीरो। मतलब कि एक क्लोज्ड बॉल है यहाँ पे, और क्लोज्ड बॉल है जिसका रेडियस r है और सेंटर कितना है x, और बॉल क्लोज्ड है, इसलिए जब हम इसकी नोटेशन बनाएंगे बी एक्स आर, वाई बिलोंग टू आर की पावर n, मतलब इसके अंदर सारे एलिमेंट आर की पावर n में से आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मोड वाई माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर। क्लोज्ड है, क्लोज्ड बॉल है तो लेस देन इक्वल टू भी साथ आएगा। ओपन बॉल होगी तो सिर्फ ये इक्वल टू का साइन हट जाएगा, बाकी सब रहेगा सेम। सो बी एक्स आर बॉल के अंदर, क्लोज्ड बॉल इन आर की पावर n के अंदर वे सारे एलिमेंट्स होंगे जिनको हम डिनोट कर रहे हैं वाई से, बिलोंग टू आर की पावर n, सारे आर की पावर n से लिए जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मोड वाई माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर। इसका मतलब है कि कोई पॉइंट, ये मैंने इस बॉल में से ले लिया वाई, अच्छा ये y आर की पावर n को बिलोंग करेगा, और y माइनस मोड वाई माइनस एक्स का मतलब ये डिस्टेंस, तो मोड वाई माइनस एक्स इस r से तो छोटा ही होगा ना, रेडियस से। कहीं भी ले ले इस पॉइंट को इस बॉल के अंदर, कहीं भी, तो हमेशा ही मोड वाई माइनस एक्स r से छोटा होएगा अगर वो बॉल के अंदर है तो ये है बी एक्स कोमा आर, वाई बिलोंग टू आर की पावर n, मोड वाई माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर, क्लोज्ड बॉल में। और यही बात ओपन बॉल में हो तो इसके ऊपर ये नोट जीरो का साइन लग जाएगा, बी के ऊपर ये नोट एक्स कोमा आर, ये है साइन ओपन बॉल इन आर की पावर n का, विद सेंटर एट एक्स एंड रेडियस आर खाली ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं, क्योंकि ये ओपन बॉल है। ठीक है, नहीं यहाँ तो ग्रेटर देन जीरो उसमें ही था, यहाँ पे भी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। बी नोट एक्स कोमा आर, वाई बिलोंग टू आर की पावर n, मोड वाई माइनस एक्स इज लेस देन आर। क्लियर? लेस देन आर, लेस देन इक्वल टू क्लोज्ड में था, मोड वाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू, और ओपन बॉल में है मोड वाई माइनस एक्स इज ओनली लेस देन आर। बस यही डिफरेंस था। अब 14th नोटेशन है, अगर ए कोई पॉइंट है ऐसे एन टपल्स का ए वन ए टू टू ए एन, और बी कोई पॉइंट है वो भी ऐसे ही एन टपल्स का पॉइंट है बी वन बी टू टू बी एन, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए आई डॉट बी आई, वेयर समीशन आई गोज फ्रॉम वन टू
एन। ठीक है, मतलब जब ए डॉट बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वन की ए वन के साथ होगी, प्लस ए टू की ए टू की बी टू के साथ, ए थ्री की बी थ्री के साथ, और ए एन की बी एन के साथ। तो ऐसे ए डॉट बी निकलेगा। और मोड ए निकालना हो, मोड ए कैसे निकलेगा? मोड ए आई का स्क्वायर, मोड ए आई का स्क्वायर की पावर हाफ, मतलब ए वन का स्क्वायर की पावर हाफ प्लस ए टू का स्क्वायर की पावर हाफ प्लस ए थ्री का स्क्वायर की पावर हाफ, ऐसे निकलेगा मोड ए। क्लियर? तो हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख देंगे तो कैसे आएगा? समेशन आई गोज फ्रॉम वन टू एन मोड ए आई का स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये नोटेशन है मोड ए की। नाउ 15th नोटेशन, जैसे आर की पावर एन था वैसे ही सी की पावर एन है। तो सी की पावर एन क्या है? एन डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स प्लेन। सी की पावर एन है खाली कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, अल्फा एन, ये बहुत यूज होगा अल्फा एन। अल्फा एन का मतलब है वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल। अल्फा एन का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1 इन आर की पावर एन। तो अल्फा एन है वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1 इन आर की पावर एन। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पाई की पावर एन बाई टू, पाई की पावर एन बाई टू गम्मा एन बाई टू प्लस वन, पाई की पावर एन बाई टू गम्मा एन बाई टू प्लस वन। अगर हम एन को 3 ले लें तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या होगी ये बतानी है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल क्या होगी? तो देखो क्या होगी, अल्फा 3, पाई की पावर एन कितना अब 3, तो पाई की पावर एन बाई टू, तो पाई की पावर 3/2 हो गया यहाँ पे, पाई की पावर 3/2, गामा 3/2 प्लस वन, गामा 3/2 प्लस वन। ठीक है, फोर फॉर आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब रेडियस 1 है ना, क्योंकि बॉल हमारी क्या है, सेंटर 0 एंड रेडियस 1, तो ये वही लिखा गया फॉर रेडियस 1। अब आगे देखो, पाई की पावर 3/2, 3/2, और गामा का फॉर्मूला आपको पता है, गामा एन प्लस वन क्या होता है? गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन इंटू गामा एन। तो वही 3/2 गामा, ये रूट का साइन नहीं है, ये गामा का साइन है, 3/2 गामा 3/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पाई की पावर 3/2। अब 3/2 को हम 1/2 प्लस वन लिख सकते हैं, तो 3/2 ऐसे ही 1/2 रूट 1/2 आ जाएगा। और रूट 1/2 नहीं, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से रूट निकल रहा है, गामा 1/2, 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2। और गामा 1/2 किसके इक्वल होता है? अंडर रूट पाई के। सो गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो कुल मिला के आ गया ये पाई की पावर 3/2 माइनस 1/2 अपॉन 3/4, क्योंकि ये पाई का रूट था, ये जब ऊपर जाएगी तो पावर -1/2 हो जाएगी। सो ये आ गया 4/3 पाई, क्योंकि 3/2 माइनस 1/2 कितना होगा 1, एलसीएम लेके। ठीक है, अब नेक्स्ट नोटेशन है अल्फा एन, तो नोटेशन थी वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल की, जिसका फॉर्मूला था पाई की पावर n/2 अपॉन गामा n/2 प्लस वन। अब ऐसे ही एन अल्फा एन क्या है? एन अल्फा एन है सरफेस एरिया ऑफ यूनिट बॉल विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1 इन आर की पावर एन। खाली अल्फा एन था वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल, और एन अल्फा एन है सरफेस एरिया ऑफ यूनिट बॉल जिस विद सेंटर 0 एंड रेडियस 1 इन आर की पावर एन। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? कर्ल बी 0,1। ठीक है, कर्ल बी 0,1 से इसको हम डोनेट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ यूनिट बॉल। ओके, सरफेस एरिया ऑफ यूनिट बॉल इन आर की पावर एन, मतलब बाउंड्री, कुल मिला के बाउंड्री है ये बॉल की, एन अल्फा एन। ठीक है, मतलब जो बॉल की बाउंड्री होगी वही तो सारा सरफेस एरिया होता है। सो ये हो गया बाउंड्री ऑफ बॉल 0,1। नाउ नोटेशंस फॉर फंक्शन, तो ये 18 नोटेशन है। तो पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये 18 के 18 नोटेशंस तो एक बार दोबारा बस रीडिंग ले लो, और कुछ ज़्यादा नहीं, बस रीडिंग, एक बार रीडिंग ले लो, फिर आगे देखना वीडियो। अब आगे है नोटेशंस फॉर फंक्शन। हम इस पूरी यूनिट में फंक्शंस को कैसे डिनोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक लाइन में ये बातें लिखनी है जो ये आप रीड करोगे। इफ स्मॉल यू सच दैट कैपिटल यू टू आर, आर क्या है? रियल, और स्मॉल यू क्या है? हमारा फंक्शन लिया हमने,
ये कहाँ से कहाँ तक है, यू टू आर। और बताया था कैपिटल यू वी डब्ल्यू क्या लेंगे हम, ओपन सबसेट्स, बताया था ना ऊपर। यू वी डब्ल्यू क्या है, कैपिटल यू कैपिटल वी कैपिटल डब्ल्यू आर यूजुअली ओपन सबसेट्स ऑफ आर की पावर एन, तो ये वही यू है। सो फंक्शंस, function if u such that capital U2R is a real valued function, ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है विद डोमेन, ये डोमेन है ना, विद डोमेन u कंटेंड इन r की पावर n, और ये u किस में कंटेंड है, ये u किस में कंटेंड है, r की पावर n में। सो वी राइट ux इज इक्वल टू u, और ये x को हम ओपन कर देंगे, x1 x2 up to xn, for x is contained in u, x बिलोंग टू यू। देखो क्या है, फंक्शन क्या लिया हमने, स्मॉल यू। स्मॉल यू फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, स्मॉल यू इज फ्रॉम कैपिटल यू टू आर, इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये जो हमने यू फंक्शन लिया ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसका जो डोमेन कैपिटल यू है वो किस में कंटेंड है, आर की पावर एन में। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हम फंक्शन में रखेंगे वे सारे आर की पावर एन से आएंगे, ठीक है। तो यू हमारा फंक्शन था स्मॉल यू, और इसमें हमने एलिमेंट रखा एक्स, तो ये x कहाँ से आएगा, r की पावर n में से, क्योंकि एलिमेंट सारे इस चीज से आते हैं ना, इस सेट से, और ये r की पावर n में कंटेंड है, तो सारे एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, r की पावर n से। तो ये x किस टाइप का होगा, एंटपल टाइप का होगा, u x1 x2 टू xn और x बिलोंग टू कैपिटल u, ठीक है। तो ये नोटेशन चलेगी फंक्शन की, अच्छे से समझ में लेना, अगर किसी को ना आई हो तो दोबारा बैक करके देख लो। नेक्स्ट है स्मूथ फंक्शन, वही वैसे ही फंक्शन लेना है, स्मॉल यू सच दैट कैपिटल यू टू आर इज कॉल्ड अ स्मूथ फंक्शन व्हेन यू इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। मतलब इसको, इस फंक्शन को अगर हम इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो हम इसको स्मूथ फंक्शन बोलेंगे। द फंक्शन u such that capital U2R is called a smooth function when small u is infinitely differentiable, ठीक है। तो ये था स्मूथ फंक्शन। इफ स्मॉल u and v, small u and small v are two functions, then we write u is equivalent to v, और इसको रीड कैसे करेंगे, अगर ये बीच में थ्री लाइंस डाल दी जाए तो वी रीड इट एज u इज आइडेंटिकली इक्वल टू v। कैसे रीड करेंगे, u इज आइडेंटिकली इक्वल टू v व्हेन द फंक्शन u एंड v एग्री फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट। मतलब जितने भी आर्ग्यूमेंट उनमें गिवन होंगे, अगर वे सारे आर्ग्यूमेंट्स को एग्री करते हैं, ठीक है, तो दोनों होंगे आइडेंटिकली इक्वल। तो u is identically equal to v when function u and v agree all values of their argument। मतलब सभी वैल्यूज पे अपने आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाई करते होंगे, एग्री करते होंगे, तो दोनों होंगे आइडेंटिकली इक्वल। ओके, अब आगे देखो, u के ऊपर प्लस का साइन हो तो इसका क्या मतलब है, और u के ऊपर माइनस का साइन हो, u यही स्मॉल u यही है जो हम फंक्शन लेके ले रहे हैं अभी तक, स्मॉल u, ये वही स्मॉल u है। अगर u के ऊपर पॉजिटिव साइन हो और u के ऊपर नेगेटिव साइन हो तो इसका क्या मतलब होगा, मैक्सिमम ऑफ सेट u कोमा जीरो, मतलब इसमें से जो मैक्सिमम होगा, और u माइनस का मतलब है मैक्सिमम ऑफ माइनस u कोमा जीरो। ओके, u such that equal to v to denote u as equating v, मतलब इसका मतलब है कि हम u को इक्वेट कर रहे हैं v के साथ, we denote it as to denote u as equating v, मतलब हम u को v के साथ इक्वेट कर रहे हैं। स्मॉल u इज इक्वल टू u प्लस माइनस u माइनस, स्मॉल u इज इक्वल टू u प्लस माइनस u माइनस, u प्लस क्या था, मैक्सिमम u कोमा जीरो, और माइनस u के ऊपर माइनस क्या था, मैक्सिमम माइनस u कोमा जीरो, और खाली u क्या होगा, u प्लस माइनस u माइनस, खाली u के इक्वल आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ u, मोड ऑफ u इज इक्वल टू u प्लस प्लस u माइनस, मोड ऑफ u किसके इक्वल होगा, बीच में प्लस आ जाएगा, खाली u तो इक्वल होगा u प्लस माइनस u माइनस के, और अगर मोड u निकालना है तो वो होगा u प्लस प्लस u माइनस के इक्वल। नाउ सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, आप पढ़ के आ चुके हो सिग्नम फंक्शन तो,
1 when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0 एंड -1 when x is less than 0। ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0। नाउ फिफ्थ नोटेशन है इसकी, ये कोई सेट है r की पावर n, ये बाहर वाला सर्कल, ये क्या है r की पावर n। ऐसे ही इधर एक सेट है r की पावर m, क्लियर। और r की पावर n का सबसेट है u, ओपन सबसेट ऑफ r की पावर n। सो ये है r की पावर n का सबसेट। अब मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया स्मॉल u, स्मॉल u कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया मैंने, स्मॉल u डिफाइन किया है कैपिटल U टू r की पावर n, r की पावर m, ऐसे डिफाइन किया है। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ गई समझ। तो हम कैसे लिखेंगे, इफ u सच दैट कैपिटल U टू r की पावर m वेयर u इज कंटेन्ड इन r की पावर n, वी राइट ux इज इक्वल टू, ux को हम कैसे लिखेंगे, ux को हम ऐसे लिखेंगे u की पावर 1x, u की पावर 2x, u की पावर mx, u की पावर mx, और ये m टपल में होगा, m टपल में, ठीक है। ये m टपल में क्यों होगा, देखो m टपल में ये इसलिए होगा क्योंकि पहले तो ये कुल मिला के कितने टपल्स होंगे, ये सारे, मतलब x जो होगा खाली x, वो सारा कहाँ से आ रहा होगा u में से, ठीक है। और ux मतलब फंक्शन अप्लाई होने के बाद जो एलिमेंट आएंगे वे सारे क्या होंगे, m टाइम्स होंगे, मतलब क्योंकि r की पावर m निकल के आ रहा है ना फंक्शन लगने के बाद, तो u की पावर 1x, u की पावर 2x, और लास्ट में आ जाएगा u की पावर mx, क्लियर। फॉर x बिलोंग टू u, फॉर x बिलोंग टू u, और ये जो x है हमारा ये कहाँ से आ रहा है u से। हेयर u की पावर k इज kth कंपोनेंट ऑफ u, और u की पावर k का क्या मतलब है कि ये kth कंपोनेंट है u का, ठीक। u की पावर 1 का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, u की पावर 2 का मतलब सेकंड कंपोनेंट ऑफ u, और u की पावर k का मतलब kth कंपोनेंट ऑफ u। फॉर k इज फ्रॉम 1 टू m, फर्दर u की पावर k, u की पावर k सच दैट u टू r, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये ux आया है, u की पावर k सच दैट u टू r। नाउ द फंक्शन x is equal to 1 if x belong to e and 0 if x do not belong to e is called इंडिकेटर फंक्शन। इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर फंक्शन। अगर कोई एलिमेंट उस सेट को बिलोंग कर रहा है तो आएगा 1, अगर नहीं बिलोंग कर रहा तो आएगा 0। नाउ सेवंथ, a function small u such that capital U to R is called a Lipschitz continuous। कोई फंक्शन u है such that U to R, एक सेकंड, हाँ, कोई फंक्शन है स्मॉल u टू कैपिटल U टू R इज कॉल्ड अ लिपचिट्स कॉन्टिन्यूअस। उसको हम लिपचिट्स कॉन्टिन्यूअस जब बोलेंगे इफ ux माइनस uy इज लेस देन इक्वल टू c mod x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू u, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू u, u mod of ux minus uy is less than equal to c mod x minus y for all xy belong to u, for all xy belong to capital U। क्योंकि ये कहाँ से आते हैं ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट तो इसमें से आते हैं ना, सो ये एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल यू है। मोड यू एक्स माइनस यू वाई इज लेस देन इक्वल टू सी मोड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल यू एंड सम कॉन्स्टेंट सी। और ये स्मॉल सी क्या है, ये कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है। हेयर ऑन द लेफ्ट हैंड देर इज नॉर्म इन आर एंड ऑन द राइट देर इज नॉर्म इन आर की पावर एन। जो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड यहाँ पे होगा नॉर्म आर में, और राइट साइड में है नॉर्म आर की पावर एन की फॉर्म में। तो लिपचिट्स कॉन्टिन्यूअस क्या है, इफ मोड यू एक्स माइनस यू वाई इज लेस देन इक्वल टू सी मोड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू यू and some constant c, and left side there is norm in r and right side there is norm in r की पावर n, क्लियर। अब थोड़ी सी नोटेशंस और बचती हैं। नोटेशन फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में क्या क्या नोटेशन यूज होंगी, वही अपना फंक्शन स्मॉल u कैपिटल U टू r, और जो हमारा x है वो कहाँ से आ रहा है कैपिटल U से विच इज कंटेन्ड इन r की पावर n।
सो वी राइट यू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, ये हमारा फंक्शन है u, और यू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो यू एक्स प्लस एच ई आई, याद करना है यू एक्स प्लस एच ई आई माइनस यू एक्स अपॉन एच, जैसे हम डेरिवेटिव डिफाइन करते थे ग्रेजुएशन में भी किया है हमने, कर्ल यू एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो यू एक्स प्लस एच ई आई माइनस यू एक्स अपॉन एच, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट एट एच बिलोंग टू एंड एच बिलोंग टू आर, ये लिमिट बस एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये ना हो कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे, फिर नहीं होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है एच बिलोंग टू आर, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई क्या होगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो यू एक्स प्लस एच ई आई माइनस यू एक्स अपॉन एच। नाउ सेकंड पॉइंट, वी यूजुअली राइट यू एक्स आई, यू एक्स आई का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई, सो करली यू अपॉन करली एक्स आई, और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई एंड एक्स जे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं यू एक्स आई एक्स जे, और ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई एक्स जे एक्स के, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू और सबस्क्रिप्ट में एक्स आई एक्स जे एक्स के। नाउ मल्टी इंडेक्स नोटेशंस, मल्टी इंडेक्स नोटेशन, इसके बाद बचती है हमारे स्पेशल केस और फंक्शन स्पेसिस, बस। मल्टी इंडेक्स नोटेशन, तो एक बार रीड करो, दो दो सेकंड बस, एक बार रीड करो सभी जो ये फर्स्ट नोटेशन है मल्टी इंडेक्स नोटेशन, अ वेक्टर ऑफ द फॉर्म, a vector of the form alpha is equal to alpha 1 alpha 2 up to alpha n, तो एक वेक्टर गिवन है हमको, कैसा है ये वेक्टर, एन टपल्स की फॉर्म में है, एन टपल्स की फॉर्म में अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, तो इसको हमने लिख लिया अल्फा आई इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर फॉर ईच आई इज कॉल्ड अ मल्टी इंडेक्स। कोई वेक्टर है अल्फा, इसके अंदर एलिमेंट्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n टाइप के, सो अल्फा आई इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जितने भी ये अल्फा आईज है ना, ये अगर सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर है फॉर ईच आई, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी इंडेक्स। और इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स ऑर्डर इज डिफाइंड एज मोड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा n, इसके ऑर्डर को ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर सारे के सारे अल्फा आईज नॉन नेगेटिव इंटीजर है फॉर ईच आई इज कॉल्ड मल्टी इंडेक्स, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी इंडेक्स। ऑर्डर कैसे निकलेगा, मोड अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा n। सेकंड पॉइंट देखिए, x बिलोंग टू r की पावर n, अगर मेरा कोई पॉइंट r की पावर n को बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये x मेरा r की पावर n में है, और इसकी पावर अल्फा क्या होगी, और मेरा अल्फा भी r की पावर n में है, जहां पे अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा 1 अल्फा 2 टू अल्फा n के इक्वल, तो x की पावर अल्फा क्या होगा, x1 की पावर अल्फा 1, x2 की पावर अल्फा 2, xn की पावर अल्फा n, where x is equal to x1 x2 to xn। now see the third point, we employ the symbol du, capital D small u, to denote the gradient vector of the function u। तो इस du का क्या मतलब है, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ फंक्शन स्मॉल u। फोर्थ पॉइंट देखो, गिवन अ मल्टी इंडेक्स अल्फा, अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा 1 अल्फा 2 टू अल्फा n के इक्वल, वी डिफाइन वी डिफाइन डी अल्फा यू एक्स, डी की पावर अल्फा यू एक्स, इसका क्या मतलब होएगा, यू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव, यू एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू अप टू पूरा एक्स एन तक, क्योंकि एक्स मेरा किस में से है, एन टपल्स है ना, सो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन एक्स टू डैश 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 अप टू एक्स एन, और पावर में अल्फा है, अल्फा टाइम्स डिफरेंशिएट करना हमको, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन की पावर अल्फा वन, एक्स टू की पावर अल्फा टू, एक्स एन की पावर अल्फा एन, क्योंकि अल्फा भी तो अल्फा वन अल्फा टू टू अल्फा एन है। अब देखो
इसको जब मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा तो कैसे लिखा जाएगा, इस u को तो ले लो बाहर, ये u मैंने रख लिया बाहर, ठीक है। कर्ली कर्ल करली अपॉन करली एक्स आई की पावर अल्फा आई, क्योंकि ये अल्फा था तो इसको हमने ले लिया पावर अल्फा आई। तो ये बन जाएगा देखो ऐसे, जब हम आई वन पुट करेंगे तो करली अपॉन करली एक्स वन की पावर अल्फा वन, की पावर अल्फा वन यू, और इनटू करली अल्फा टू यू अपॉन करली एक्स टू, ऐसे इनटू करली अल्फा थ्री यू अपॉन करली एक्स थ्री इंटू डैश डैश डैश, ऐसे ही फिर लास्ट में एन वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डी अल्फा यू एक्स अगर हमको खोलना है तो डी यू एक्स जैसे होता था, तो डी यू क्या था, डी यू ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ द फंक्शन यू। तो इसको हम ऐसे खोल लेंगे, अगर ऊपर अल्फा नहीं होगा तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स वन इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स टू कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स थ्री, लेकिन पावर में अल्फा भी है तो साथ साथ अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा थ्री भी चलेगा। देखो यहां से दोबारा लिख के दिखा देता हूं मैं, क्या बनेगा, खाली डी यू एक्स होता तो क्या बनता, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स वन इंटू कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स टू इंटू डैश 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 कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स एन, अगर खाली अगर खाली डी यू एक्स होता तो। बट हमारे में पावर अल्फा भी है, तो अल्फा भी तो एन टपल है, अल्फा वन अल्फा टू टू अल्फा एन, तो कैसे लिखा जाएगा, अल्फा अल्फा वन अल्फा टू अप टू अल्फा एन। और इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट आई गोज फ्रॉम वन टू एन कर्ल कर्ल की पावर अल्फा आई अपॉन कर्ल एक्स आई, और बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर यू। इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये रहा आई वन टू एन कर्ल कर्ल एक्स आई की पावर अल्फा आई और बाहर यू। इन पर्टिकुलर इफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अगर ये पावर जीरो हो जाती है तो ये डी की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो डी की पावर अल्फा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, क्या बन जाएगा आप, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, अगर खाली डी यू है तो उसका मतलब है ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ फंक्शन यू, और डी की पावर अल्फा यू एक्स है तो इसका मतलब है कि उसके सब के पावर में अल्फा वन अल्फा टू टू अल्फा एन भी लग जाएगा। और अगर अल्फा जीरो हो जाए तो डी की पावर अल्फा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर। इफ के इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेक्स्ट पॉइंट, इफ के इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर वी डिफाइन डी के यू एक्स। अभी हमने क्या निकाला है, डी अल्फा यू एक्स, और ऐसे ही अब डी के यू एक्स क्या होगा, डी के यू एक्स इज इक्वल टू डी की पावर अल्फा यू एक्स सच दैट मोड अल्फा इज इक्वल टू के, और मोड अल्फा किसके इक्वल है, के इक्वल। तो बस सिंपल अल्फा की जगह के लिख दिया और कोई चेंज नहीं है। दस डी के यू एक्स इज द सेट ऑफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर के, ठीक, बस इतना फर्क हो जाएगा कि सारे पार्शियल डेरिवेटिव अब ऑर्डर के होंगे, पहले अल्फा के थे। सो डी के यू एक्स इज द सेट ऑफ ऑल पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर के, और डी के यू एक्स साइड में ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है इज अ पॉइंट इन आर की पावर एन के स्पेस, आर की पावर एन के स्पेस के होंगे ये, क्योंकि x तो n टपल का है ना, x बिलोंग टू r की पावर n, और पावर k और हो गई, तो ये सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, r की पावर n के स्पेस के। thus d की पावर k ux is the set of all partial derivative of order k, is the set of all partial derivatives of order k। नाउ इसका मोड क्या होगा, मोड डी के यू, डी की पावर के यू का मोड क्या होगा, वही सारा सेम, मोड अल्फा इज इक्वल टू के, यहाँ पे मोड अल्फा होता था यहाँ पे, तो उसकी जगह आ गया के, समेशन मोड अल्फा इज इक्वल टू के, मोड डी की पावर अल्फा यू, मोड डी की पावर अल्फा यू का स्क्वायर और की पावर हाफ, तो ऐसे इसका मोड निकलेगा जैसे हम यूजुअली मोड निकालते हैं, पहले भी निकाला था हमने। बस मोड अल्फा इज इक्वल टू के हो जाएगा, डी की पावर अल्फा यू का स्क्वायर की पावर हाफ। नाउ सम स्पेशल केसेस, इसी डी के यू की बात करेंगे हम, जब के की वैल्यू वन होगी, व्हेन के इज इक्वल टू वन, तो के की वैल्यू अगर हम वन रख देंगे तो खाली डी यू आ जाएगा, इज अ पॉइंट इन आर एन स्पेस। तो डी यू क्या है, एक पॉइंट है आर एन स्पेस में, एंड वी अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ डी यू इन द वेक्टर फॉर्म। और इस डी यू का क्या मतलब होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स वन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू, एक्स टू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू,
और एक्स एन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट वेक्टर। ठीक है, यू एक्स वन मतलब सबस्क्रिप्ट में एक्स वन, इसका मतलब है कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स वन, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, यू एक्स टू यू एक्स एन, तो डी यू इसके इक्वल होगा। वेन के इज इक्वल टू टू, तो ये डी स्क्वेयर यू हो गया, और डी स्क्वेयर यू का मतलब है कि इसमें एलिमेंट्स कहां से आएंगे, आर की पावर एन स्क्वेयर स्पेस से, आर की पावर एन स्क्वेयर स्पेस से, क्योंकि डी टू यू है तो एन की पावर टू हो जाएगी। एंड द एलिमेंट्स ऑफ डी स्क्वेयर यू आर बीइंग अरेंज्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म लाइक दिस। कैसे अरेंज होंगे डी स्क्वेयर यू के सारे एलिमेंट्स, मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज होंगे इस तरह से। पहले होएगा डी स्क्वेयर यू दे दिया, अब देखो अब फिक्स दे दिया ये टू है, ठीक है, डी स्क्वेयर यू फिक्स दे दिया कि टू है, और आर की पावर एन स्क्वेयर से बिलोंग कर रहा, मतलब इसका कोई एलिमेंट लेंगे हम तो वो एलिमेंट एन स्क्वेयर टाइप का होगा। तो डी स्क्वेयर के जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह के होंगे, इस मैट्रिक्स की फॉर्म के। सो कर्ल स्क्वेयर यू अपॉन कर्ल एक्स वन, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वहां होता है वन वनथ पोजिशन, अगली होती है वन टू पोजिशन, और ये लास्ट होती है वन कोमा एनथ पोजिशन, अगली होती है टू कोमा वन, टू कोमा टू, टू कोमा एन। तो वही हम लिखते जा रहे हैं। अब देखो कैसे बना दिया, कर्ल स्क्वेयर यू अपॉन कर्ल एक्स वन, कर्ल स्क्वेयर यू अपॉन कर्ल एक्स वन कर्ल एक्स टू, कर्ल स्क्वेयर यू अपॉन कर्ल एक्स वन कर्ल एक्स एन, ऐसे ही एनथ लिख देंगे हम। तो इसका ट्रेस क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। सो ट्रेस डी स्क्वेयर यू इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम वन टू एन यू एक्स आई, क्योंकि देखो यू एक्स आई सबस्क्रिप्ट में एक्स आई, मतलब यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई टू टाइम्स, इसका ये मतलब है। क्योंकि ये देखो ये u है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 और फिर से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। नेक्स्ट एलिमेंट ट्रेस में कौन है, u, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 और फिर से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, मतलब u का टू टाइम्स पर पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू xi। सो ये ट्रेस लिख दिया हमने, समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू n u xi। और ये किसके इक्वल है, लैप्लासियन ऑफ u को, और लैप्लासियन ऑफ u को हम इस यूनिट में दिखाएंगे सीधा ट्राइंगल से, सीधे ट्राइंगल से, सीधा ट्राइंगल यू। तो ये है लैप्लासियन ऑफ यू का फॉर्मूला। हम फर्स्ट यूनिट में दिखाते थे इसको ऐसे लैप्लासियन को, बट इस यूनिट में हम स्ट्रेट ट्राइंगल से दिखाएंगे, और स्क्वायर नहीं लगाना फिर अगर स्ट्रेट ट्राइंगल से दिखाते हो तो। सो दिस इज इक्वल टू लैप्लासियन ऑफ यू या फिर डेल्टा यू। If x is equal to x1 x2 up to xn and y is equal to y1 y2 up to yn, then dxu is equal to and dyu is equal to u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ होगा u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और ये x और y क्या है, n टपल्स हैं, तो ये हो जाएगा ux1 ux2, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 विद रिस्पेक्ट टू xn। और ये एलिमेंट्स कितने हैं, y1 y2 up to ym है, ये m। सो ये हो जाएगा यू वाई वन यू वाई टू टू यू वाई एम। अब है कन्वोल्यूशन फंक्शन, ये कन्वोल्यूशन फंक्शन आगे काम आएगा, तो इसको भी ध्यान से देखना। द कन्वोल्यूशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी डिनोटेड बाय एफ स्टार जी इज, तो एफ स्टार जी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स हमारा वो एन टपल्स से है, तो ये हो जाएगा जो आगे लिखा होगा ना, जहां जिस तरह यहाँ पे एफ आगे लिखा हुआ है, तो एफ ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई, और जी के साथ सिर्फ वाई। ठीक है, जो ये एक्स है इसमें से वाई घटा देंगे, एफ एक्स माइनस वाई, और जी के साथ सिर्फ वाई, और वाई के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट, अगर हम जी स्टार एफ निकालेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, जी स्टार एफ निकालेंगे तो जी आगे लिखा जाएगा, तो जी आगे लिखा जाएगा तो जी के साथ जो होगा उसमें से एक्स माइनस वाई करेंगे, और एफ वाई और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू जी स्टार एफ एक्स प्रोवाइडेड द इंटीग्रल एग्जिस्ट। बस इतना होना चाहिए कि इंटीग्रल एग्जिस्ट करने चाहिए, ऐसा ना हो कि एग्जिस्ट ही ना कर रहे हो। अब लास्ट है फंक्शन स्पेस, बस ये चार नोटेशन और बच गई। फंक्शन स्पेस, सी यू किसके इक्वल है, सी यू इक्वल है हमारे फंक्शन यू के, जो कि कहां से कहां तक है, स्मॉल यू इज फ्रॉम कैपिटल यू टू आर, ये कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस भी है साथ में। सी कैपिटल यू किसके इक्वल है, यू सच दैट यू टू आर इज कॉन्टिन्यूअस, और यू सी यू बार किसके इक्वल है, वे सारे एलिमेंट्स होंगे इनके, वे सारे एलिमेंट होंगे इसमें
सच दैट U2R इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, जिसमें सारे के सारे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होंगे अगर बार है तो। सी की पावर के यू, सी की पावर के यू, u is a function such that u is a function from u to r and u is contained in r की पावर n। u is k times continuously differentiable, और पावर k है तो ये जो हमारा स्मॉल u है ये k टाइम्स continuously differentiable जो होगा वे सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें सी की पावर के यू में। सी की पावर के यू में वे सारे एलिमेंट्स होंगे जो इस मैपिंग के होंगे यू सच दैट यू टू आर वेर यू कंटेन्ड इन आर की पावर एन, और वे सारे जो के टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होंगे वे सारे एलिमेंट्स होंगे सी के यू में। सी के यू बार में कौन होगा? सी के यू बार में सी के यू के एलिमेंट होंगे। सी के यू बार में सी के यू के एलिमेंट होंगे। सी के यू में कौन थे? इस मैपिंग के एलिमेंट थे यू सच दैट यू टू आर के, जिसमें वे सारे एलिमेंट आएंगे जो कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होंगे। तो इसमें सी के यू बार में भी वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो के टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल तो होंगे ही होंगे, साथ में जो डी अल्फा यू, जो डी की पावर अल्फा यू इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल मोड अल्फा लेस देन के, और जो ये डी अल्फा यू के जो एलिमेंट्स होंगे वे सारे कॉन्टिन्यूस होंगे, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होंगे फॉर ऑल मोड अल्फा लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट्स वे आएंगे इसमें जो कि के टाइम्स कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल तो होंगे ही होंगे, मतलब सी के यू के तो एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, साथ में एक कंडीशन और फॉलो करते होंगे कि जो डी अल्फा यू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फॉर ऑल मोड अल्फा लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, मतलब के से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए डी अल्फा यू यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, वे सारे एलिमेंट्स आएंगे सी के यू बार में। और सी इन्फिनिटी यू, सी इन्फिनिटी यू किसके इक्वल होगा? यू सच दैट यू टू आर एंड यू इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, मतलब वे सारे एलिमेंट्स आएंगे इस मैपिंग के विच आर इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। इसको हम और किससे दिखाते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ के इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी के यू, मतलब इन्फिनिटी की जगह अब के लिख दिया, और के कहां से कहां तक है? जीरो टू इन्फिनिटी, इन सभी का इंटरसेक्शन, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। इंटरसेक्शन के इज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सी के यू एंड यू इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। ओके, तो ये देखो डी अल्फा यू, यहाँ पे जो डी अल्फा यू इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है ना, डी अल्फा यू, ये डी अल्फा यू हम ऊपर कर चुके हैं अगर आपको याद ना हो। जैसे डी स्क्वेयर यू किया, डी स्क्वेयर यू क्या है? इज रिगार्डेड एज एलिमेंट ऑफ आर एन स्क्वेयर स्पेस, आर एन स्क्वेयर स्पेस, और डी की पावर अल्फा यू है, डी की पावर अल्फा यू, तो ये होगा एलिमेंट, इसके अंदर सारे एलिमेंट वे होंगे जो आर की पावर एन अल्फा स्पेस के होंगे, एन स्क्वेयर स्पेस के नहीं, एन अल्फा स्पेस के। ठीक है, और हमने ऐसे भी डिफाइन किया था डी के यू किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा डी की पावर अल्फा यू के, डी की पावर अल्फा यू के, वेयर मोड अल्फा इज इक्वल टू के, वेयर मोड अल्फा इज इक्वल टू के। और यहाँ पे इसका मोड भी दिखाया था हमने, डी के यू का समेशन मोड अल्फा के डी अल्फा यू का स्क्वायर की पावर हाफ। तो आप एक बार ये सारी नोटेशंस दो बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएंगी, रट्टे भले ही मत मारना क्योंकि ये सारी आगे यूज होंगी तो आपको वैसे ही याद होती चली जाएंगी, बस दो बार रीडिंग ले लेना। टिल देन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर आपको समझ आ रहा है तो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।